हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, हमेशा की तरह आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जो है कई यूनिट से हम 4th यूनिट तैयार करा रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था शूमैन्स कंसेप्चुअलाइजेशन नॉलेज बेस, ठीक है। उनकी नॉलेज जो टीचर एजुकेशन का नॉलेज बेस है वो क्या है, उसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन मैंने आपको कराई थी, पूरा मैंने आपको करा दिया था। पीसीके क्या होता है ये भी करा देता। तो आज हमारा जो टॉपिक है टीचर एजुकेशन में, और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डैंग एंड ल्यूक्स कंसेप्ट ऑफ नॉलेज बेस क्या है, डैंग एंड ल्यूक्स कंसेप्ट ऑफ नॉलेज बेस, वो आज हमारा टॉपिक है। तो पूरा नाम जो डैंग का है, जोंगी डैंग, क्या नाम है पूरा, जोंगी डैंग। तो इसको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि जोंगी डैंग कौन थे, ठीक है। तो जोंगी डैंग इज ए प्रोफेसर एट ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर में यूनिवर्सिटी है ननयांग टेक्नोलॉजिकल, वहाँ पर वो प्रोफेसर थे। ही एडवोकेट्स द स्टडी ऑफ लिबरल आर्ट्स, उन्होंने लिबरल आर्ट्स के प्रति जो है एडवोकेट उनको कहा, उन्होंने कहा कि लिबरल आर्ट्स को पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए अपना जोर डाला, उसके ऊपर जोर डाला कि लिबरल आर्ट्स को पढ़ाना चाहिए। एंड इनहेंसिंग नॉलेज बेस सोशल अवेयरनेस, है ना, कल्टिवेटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये उन्होंने कहा, है ना, डैंग में। और अब उन्होंने कहा कि ही फोकसेस ऑन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि क्रिटिकल थिंकिंग भी बच्चों के, स्टूडेंट्स के अंदर भी और टीचर के अंदर भी डेवलप होनी चाहिए, है ना, फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और फोकस ऑन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एडेप्टेबिलिटी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब एडेप्टेबिलिटी क्या है, इसको भी हम पढ़ेंगे। अब 2 शब्द आगे इसमें, एडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लिबरल आर्ट्स। इस इंट्रोडक्शन में 3 शब्द आए, तो उनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये क्या है। तो क्रिटिकल सबसे पहले पढ़ते हैं हम लिबरल आर्ट्स। लिबरल आर्ट्स क्या है? लिबरल आर्ट्स आर एकेडमिक डिसिप्लिन। क्या है लिबरल आर्ट्स? लिबरल आर्ट्स क्या है ना, लिबरल आर्ट्स है are academic discipline including the humanities, social science, natural sciences and arts, focused on developing critical thinking, creativity and communication skills rather than specific job training। क्या है कि स्पेसिफिक जॉब ट्रेनिंग की बजाय किस चीज पर फोकस करना है, नेचुरल साइंसेस पर, सोशल साइंसेस पर, आर्ट्स पर, और उनकी जो क्रिएटिविटी जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसके ऊपर फोकस करना है। इनका कहने का मतलब ये था। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग शब्द आया था, अब ये तो हो गया हमारा लिबरल आर्ट्स किसको कहते हैं, अब आ जाती है बात क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड इवेल्युएशन इंफॉर्मेशन, आर्गुमेंट्स, बिलीव्स, ऑब्जेक्टिविटी टू फॉर्म वेल रीजन्ड जजमेंट एंड डिसीजंस। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि जो भी हम सोच रहे हैं, क्या है, जो भी हम इंटेलेक्चुअली प्रोसेस, जो हमारी बौद्धिक प्रोसेस चलती है, प्रक्रिया होती है, एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन, हम क्या करते रहते हैं, उसको मूल्यांकन करते रहते हैं। जो हमारे विचार चलते हैं ना, उनको मूल्यांकन करते हैं। जो सोच रहे हैं, जो हमारी थिंकिंग चल रही है, किसके बारे में, इंफॉर्मेशन जो हम गैदर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन उनके बारे में जो चल रही है, तो उसमें क्या करते हैं हम, आर्ग्यूमेंट्स, बिलीव्स, ऑब्जेक्टिविटी टू फॉर्म वेल रीजन्ड जजमेंट एंड डिसीजंस। जो वेल हम क्या करते हैं, वो एक रूप बन जाता है किसका जजमेंट्स का, बिलीव्स का और डिसीजंस का, हम एक रूप बना लेते हैं उसमें एनालिसिस करके और उनको क्या करके इवेल्युएट करके। तो ये तो हो गया इनका क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में विचार। अब एडेप्टेबिलिटी आता है, वो क्या होती है? Adaptability is the skill of being able to change or adjust your behavior, mindset or strategy to new circumstances, situations and or environment। sorry, ये क्या है कि स्किल ऑफ बीइंग, ये जो एक स्किल होती है एडेप्टेबिलिटी का मतलब कि चेंज, मतलब हमारा जो वातावरण है उसके प्रति, अगर हमारा सर्कमस्टेंसेस है और एनवायरनमेंट है, उसके प्रति हम कितनी आसानी से अपने आप को ढाल सकते हैं, कितनी आसानी से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं इसको, एडेप्टेबिलिटी। अब इट इन्वॉल्व फ्लेक्सिबिलिटी, ए विलिंग टू लर्न एंड एबिलिटी टू हैंडल अनसर्टेनिटी विद प्रैक्टिस एंड ओपन माइंड सेट, कि जिससे कि हम कोई भी नई चीज़ आए उसको ओपन माइंड सेट से और प्रैक्टिस से उसको हम एडॉप्ट कर सकें उस चीज़ को, इसको बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी। अब जो है अब इसके क्या है, विद प्रोएक्टिव ओपन, प्रोएक्टिव बोला ना, विद प्रोएक्टिव एंड ओपन माइंडेड। अब प्रोएक्टिव क्या है, प्रोएक्टिव है टू बी प्रैक्टिस, प्रोएक्टिव इज टू टेक द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब पहल कर दे, किसी भी कार्य करना है पहल करना, किसके बारे में, कोई समस्या आने वाली है उसके बारे में, कोई सिचुएशन आने वाली है उसके बारे में, जो प्रेजेंट में तो नहीं है लेकिन लगता है कि आने वाली है, लेकिन हम पहले से पहले उसके लिए तैयारी कर ले, इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। ठीक है, देन मतलब इसके बजाय इसके कि समस्या और अधिक पड़ जाए उससे पहले ही हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। ठीक है, एलन ड्यूक इज एन एमिनेंट एजुकेशन रिसर्चर। अब एक के बारे में तो बात हो गई हमारी, है ना। अब बात करते हैं एलन ड्यूक के बारे में। ठीक है, एलन ड्यूक इज एन एमिनेंट educational researcher and author Alan with Duke with Dang, he proposed 2008 में ही proposed the three conception of knowledge base, 3 conception of knowledge base उन्होंने जो है बनाई, कौन सी की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 है ना। फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट की 3 है, कि पहली तो है डिसिप्लिनरी, उसकी है कि प्रैक्टिकल, तीसरा है उनका एक्सपीरियंस नॉलेज। ठीक है, 3 हो गए। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। Alan firstly comes the disciplinary conception of knowledge which implies canonical knowledge in established डिसिप्लिन्स। कैनोनिकल नॉलेज होनी चाहिए जो हमारे पहले से ही एस्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन्स हैं, यानी कि सब्जेक्ट्स हैं, उनमें कैनोनिकल नॉलेज होनी चाहिए। कैनोनिकल नॉलेज का उनमें जो है होना चाहिए, नॉलेज में होनी चाहिए। तो कैनोनिकल नॉलेज किसको कहते हैं, रेफर्स टू द ऑथोरिटी स्टैंडर्डाइज्ड एंड वाइडली एक्सेप्टेड इंफॉर्मेशन विद इन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, ऑथोरिटी होने चाहिए, है ना, वेदर इट्स इन ए कंपनी और इन एकेडमिक फील्ड, किसी भी फील्ड में हो ऑथोरिटी आधिकारिक होने चाहिए और स्टैंडर्डाइज मानकों से परिपूर्ण होने चाहिए, उनको वो उसको बोलते हैं कैनोनिकल। क्या बोलते हैं, कैनोनिकल। ठीक है, नॉलेज, कैनोनिकल नॉलेज। ठीक है, अब जो है डिसिप्लिनरी नॉलेज कौन सी होती है, डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है उसको जो हम थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्म्स एंड डायमेंशंस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स देती, जो हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, उनकी नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है फोकस ऑन, इसमें क्या करता है डिसिप्लिनरी में, फोकस्ड ऑन ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज, केवल थ्योरी पर ही हम पर जो है क्या डालते हैं, हमारी जो है फोकस रहता है थ्योरी पर ही। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज है प्रोसीजरल नॉलेज, प्रक्रिया जो करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लेबोरेटरी में हम कोई बच्चों से कार्य करा रहे हैं तो वहाँ प्रोसीजर चलती है ना, पूरी प्रोसीजर, तो प्रोसीजर नॉलेज, या फिर इसमें कह लीजिए जैसे इसमें कह लीजिए इंटर्नशिप, जब हम इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को कराते हैं वो फोकस्ड ऑन प्रैक्टिस नॉलेज देन थ्योरेटिकल नॉलेज। किस पर फोकस करते हैं, किस पर करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज पर, rather than थ्योरेटिकल नॉलेज।
एक्सपीरियंशियल नॉलेज, एक्सपीरियंशियल कौन बेस्ड ऑन, अब ये डीवी जो है, जॉन डीवी उनके नोशन पर आधारित ये उनकी जो है बेसिकली ये जो एक्सपीरियंस नॉलेज है ये है ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि मानव कितना एक्सपीरियंस करता है उस तरीके से, ठीक है, जैसे ट्रेनिंग करते करते क्या अनुभव करते हैं टीचर, उस तरह की नॉलेज। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे हैबरमास, हैबरमास कंसेप्ट ऑफ नॉलेज बेस। हैबरमास हैबरमास conception of knowledge base, ये आ गया हमारा जो है हैबरमास। अब ये हैबरमास जो कौन थे, तो इनका पूरा नाम पता क्या है, पूरा नाम पता है क्या, जर्गेन, इनका नाम है जर्गेन, जर्गेन, जर्गेन हैबरमास का पूरा नाम है, ठीक है। अब जर्गेन हैबरमास इज ए जर्मन फिलोसोफर, क्या थे ये, इनके बारे में जानना जरूरी है, इनकी जो थ्योरी जानने से पहले, इनके जो नॉलेज बेस जानने से पहले हमें इनके बारे में जानना जरूरी है। तो हैबरमास इज ए जर्मन फिलोसोफर एंड सोशियोलॉजिस्ट, जर्मन फिलोसोफर थे और उन्होंने बहुत सारी सोशियोलॉजी के संबंधित पुस्तकें प्रकाशित की हैं, है ना। बोर्न इन 1929, हैबरमास वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर, इन दोनों का के कार्य का भी इसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। जैसे मार्क्सवादी है ना, कार्ल मार्क्स होते हैं मार्क्सवादी विचारधारा का और साम्यवादी विचारधारा का और समाजवादी विचारधारा का भी प्रभाव इनकी एजुकेशन के ऊपर, मतलब जो इनके एजुकेशनल थॉट थे उनके ऊपर पड़ा था। इस सिग्निफिकेंट उनके जो महत्वपूर्ण जो पब्लिकेशन थे वो थे कम्युनिकेशन एंड द एजुकेशन ऑफ सोसाइटी 1962 में, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1968 में, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन वॉल्यूम फर्स्ट 1981 में, वॉल्यूम सेकंड 1984 में, मॉडर्निटी एंड फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी 1987 में। ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं, आप चाहे तो बुक्स में भी देख सकते हैं। इन पुस्तकों के बारे में और पब्लिकेशंस के बारे में कब हुए थे इनको भी आप जानना, क्योंकि ये आपके जो है इस तरह से मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड के में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और ये क्वेश्चन आने की संभावना भी अत्यधिक है, ठीक है। तो हैबरमास गेव द थ्योरी ऑफ नॉलेज कॉन्स्टिट्यूट्स इंटरेस्ट, क्या दी थी उन्होंने नॉलेज, उन्होंने दी थी कॉन्स्टिट्यूट्स इंटरेस्ट ऑफ नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूट इंटरेस्ट ऑफ नॉलेज बेस, ठीक है, ये दी थी इन्होंने। तो हैबरमास गेव द थ्योरी ऑफ नॉलेज कॉन्स्टिट्यूट्स इंटरेस्ट एज द टेक्नोलॉजी, क्या थे इनके, एक तो था इनका टेक्निकल, क्या था इनका, पहला नंबर 1 था इनका टेक्निकल, दूसरा था इनका प्रैक्टिकल, तीसरा था इनका इमेंसिपेटरी। अब टेक्निकल क्या है ना, टेक्निकल या प्रैक्टिकल क्या है, द टेक्निकल टर्म ऑफ, सबसे पहले आ जाएगा हमारा हैबरमास गेव द थ्योरी ऑफ नॉलेज कॉन्स्टिट्यूट्स इंटरेस्ट as the technical cognitive interest, the practical interest and the emancipatory or critical cognitive interest as a useful way to enhance knowledge for learning, है ना, for teaching and its impact on students engagement। क्या था, स्टूडेंट्स और उनका जो एंगेजमेंट क्लास के अंदर रहता है, क्लासरूम के अंदर रहता है, उन पर क्या इफेक्ट है। तो द टेक्निकल फॉर्म ऑफ नॉलेज इज डेस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस, क्या है टेक्निकल नॉलेज में, क्या था इनका, क्या था टेक्निकल नॉलेज में, डेस्क्रिप्टिव और डेस्क्रिप्टिव प्रिडिक्टिव, क्या था इसमें क्या था, डेस्क्रिप्टिव और
प्रेडिक्टिव। ये हो गया टेक्निकल। और प्रैक्टिकल में क्या था? प्रैक्टिकल में था ऑब्जर्वेबल। क्या था? नॉलेज बेस्ड इंटरेस्ट, द प्रैक्टिकल इंटरेस्ट। और उसमें था हर्म्यूनेटिक। क्या था इसमें? हर्म्यूनेटिक। प्रैक्टिकल को क्या करते हैं? प्रैक्टिकल, इसको फिर कैसे करते हैं? प्रैक्टिकल हर्म्यूनेटिक, हर्मेन्यूटिक इसको बोलते हैं। हर्मेन्यूटिक क्या है? नॉलेज क्या है? इंटरप्रेटिव नॉलेज। इंटरप्रेटिव नॉलेज इसको क्या बोलते हैं? दो शब्दों में, इंटरप्रेटिव नॉलेज। क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटिव नॉलेज भी इसको बोलते हैं। अब क्रिटिकल एंड इमेंसिपेटरी इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब जो इमेंसिपेटरी में सेल्फ रिफ्लेक्शन डेवलपिंग नॉलेज है ना। अब है टेक्निकल नॉलेज। तो कौन सी होगी है? सब्जेक्ट। जो टेक्निकल नॉलेज में क्या बोला है इन्होंने हैबरमास ने कि जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो होगी टेक्निकल नॉलेज, को वर्क नॉलेज भी बोलते हैं। ठीक है। और जो है ऑब्जेक्टिव रियलिटी, वस्तुओं की वास्तविकता। ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो वस्तुओं की वास्तविकता है उसके बारे में। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट ह्यूमन इंटरेस्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड, कि जो फिजिकल वर्ल्ड का मतलब फिजिक्स का भी उसमें जो है ना, हमारे सब्जेक्ट में फिजिक्स भी है। फिजिकल वर्ल्ड जो फिजिकल वर्ल्ड है उनसे भी हमारा जो है आपसी संबंध होना चाहिए। उस पर भी इन्होंने संबंध डाला है कि ह्यूमन का इंटरेस्ट फिजिकल वर्ल्ड की तरफ भी होना चाहिए। फिर है रेशनल लॉजिक। जो बातें लॉजिकल सही हो उन पर ही हमको ध्यान, उनको घटनाओं पर भी हमें ध्यान देना चाहिए जो लॉजिकली या रेशनली सही हैं। जो घटना हो रही है इसका क्या कारण है ना, उस तरह के, जैसे कि रीजनिंग वाला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, लॉजिकल वाला पढ़ते हैं, इस तरह से उनको ध्यान देना चाहिए। रिसर्च पैराडिग्म। और रिसर्च पैराडिग्म का मतलब है वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, क्या रिसर्च चल रही है, उस पर भी इनका प्रभाव, उस पर भी जोर देते हैं टेक्निकल नॉलेज में, है ना। जैसे संसार के बारे में, नेचर ऑफ रियलिटी, उसका क्या मतलब है? रिसर्च पैराडिग्म का क्या मतलब है? नेचर ऑफ रियलिटी, टू नो अबाउट नेचर ऑफ रियलिटी, उसके बारे में जानना। फिर है टेक्निकल इंटरेस्ट इम्प्लाई, प्रैक्टिकल इंटरेस्ट क्या बोले, क्या मतलब होगा इसका? प्रैक्टिकल का होगा इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, छात्रों का और टीचर का इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, उनका किस दिशा में एप्टीट्यूड अभिवृत्ति है। ठीक है। It concerns with hermeneutics of understanding, interrelation between subject, society and education, communication, experiences, teacher, है ना, understanding oneself and other। ठीक है। एक दूसरे के बारे में जानना, सोसाइटी के बारे में जानना, बिटवीन सब्जेक्ट और इंटररिलेशन बिटवीन सोसाइटी के बारे में, सब्जेक्ट, इन सब का आपस में एक दूसरे के साथ में संबंध होना चाहिए। प्रैक्टिकल इंटरेस्ट में नॉलेज में ये है कि इन तीनों का आपस में संबंध ये जानना चाहिए, टीचर एजुकेशन में, नॉलेज बेस में। और अंडरस्टैंडिंग और ऑल, अपने आप को भी जानना चाहिए, वन सेल्फ को भी, अदर्स को भी जानना चाहिए। और कम्युनिकेशन, टीचर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन भी सही होना चाहिए, तो कम्युनिकेटिव एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये हो गया प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि हर्मेनेटिक नॉलेज। अब आ गया इमेंसिपेटरी। इमेंसिपेटरी इंटरेस्ट ऑफ नॉलेज बेस क्या है? अब वो है कि ह्यूमन, क्या है ये? ह्यूमन इमेंसिपेशन, मानव मुक्ति। मानव मुक्ति के बारे में इन्होंने कहा है, मानव मुक्ति जैसे फ्रॉम अननेसेसरी डोमिनेशन, जैसे कि सोसाइटी में अननेसेसरी डोमिनेशन होता है कि आपको इसी तरह का चलना चाहिए, क्योंकि ये जो समाज के ये हमारे नियम, समाज के बंधन है या समाज के ये नियम हैं, इनके अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा, इनसे इधर आप नहीं चल सकते। तो उनसे मुक्ति, ह्यूमन इमेंसिपेशन को मानते हैं इमेंसिपेटरी इंटरेस्ट में। और पर्सनल थॉट प्रोसेस विच इज फ्री फ्रॉम सोशल कंडीशंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने बारे में जानना, थोड़ा बहुत अस्तित्ववाद की झलक भी इसमें मिल रही है। परसेप्शन ऑफ सब्जेक्ट रियलिटी, सब्जेक्ट जो है पर्सनल उसकी, और रिसर्च पैराडिग्म, इसमें भी रिसर्च पैराडिग्म है कि टू नो अबाउट द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड, संसार की सच्चाई को भी जानना, वर्ल्ड व्यू रखना। तो हर्मेनेटिक्स क्या है? अब हर्मेनेटिक्स के बारे में कई बार आया ये शब्द। अब ये है क्या चीज? हर्मेनेटिक्स इज द फिलोसॉफिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस और इंटरप्रिटेशन फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग बिहाइंड टेक्स्ट, practices and experiences
विद देयर कल्चरल, सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये है कि जो हमारे जो हिस्टोरिकल जितने भी हमारे अनुभव हैं, कौन से, हिस्टोरिकल, सोशल, है ना, और एक्स जो हमारे अनुभव है, जो हमारी प्रैक्टिसेस है, इनके बारे में जानना। ह्यूमैनिटी इज द फिलोसॉफिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस और इंटरप्रिटेशन फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग बिहाइंड द, इन सब के पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग द बिहाइंड। हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, इनको पढ़ने के पीछे, इनको समझाने के पीछे हमारा क्या रीजन है, ये भी हमको समझ में आना चाहिए। 24th क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टैंडर्डाइज्ड ए टेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टैंडर्डाइज्ड ए टेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज: फाइनलाइज द नॉर्म्स, एडिटिंग द आइटम्स, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट मैनुअल, एक्चुअल ट्राई आउट, आइटम एनालिसिस। जब भी हम कोई परीक्षण बनाते हैं तो मानकीकरण उसका हम कैसे करते हैं, कैसे हम उनको डिवाइड करते हैं प्रश्नों को, कैसे उनके उत्तर कैसे हम उनके प्रश्नों को डिवाइड करते हैं और कैसे प्रश्नों पर अंकन की प्रक्रिया करते हैं, है ना, कि कैसे होना चाहिए, ये हम टेस्ट के उसके लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइटम एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिटिंग द आइटम, पदों का संपादन करेंगे। सबसे पहले हम पद देखेंगे कि कौन से हमें देने हैं, है ना, कौन से प्रश्न हमें देने हैं, हो गया। और फिर उसके बाद में हम करेंगे डी, एक्चुअल ट्राई आउट। फिर उसको कुछ स्टूडेंट्स को देंगे, उन पर ट्राई करेंगे कि उन्होंने कैसे जवाब दिए हैं। क्वेश्चन जो हमने बनाए थे उनके उसके अकॉर्डिंग ही आए, जो हम सोच रहे थे उसके अकॉर्डिंग आंसर दिए क्वेश्चन के। और फिर आइटम एनालिसिस के बाद करेंगे हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन, और इसके बाद करेंगे आइटम एनालिसिस के बाद एक्चुअल ट्राई आउट हो गया, और फिर करेंगे हम आइटम एनालिसिस। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम आइटम एनालिसिस कि पद विश्लेषण, जो मैंने अभी बताया कि भाई कौन सा क्वेश्चन हमने सही अंकन किया है क्या, उसके हिसाब से सही होगा क्या अंकन। फिर हो जाएगा हमारा फाइनलाइजिंग द नॉर्म्स। फिर हम उनको मानकों को अंतिम रूप देंगे कि इसका एक ये मान, ये इसका दो नंबर इसके, 3 नंबर इसके, इस तरह से फिर उनको मानकों को अंतिम रूप देंगे। उसके बाद हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट मैनुअल। उसके बाद हम उसका सही तरीके से परीक्षण का मैनुअल बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा सी है, सी इसका आंसर है BDEAC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट आर, शैक्षणिक प्रबंधन के घटक कौन सा है। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप वाली जो यूनिट है उसका ये क्वेश्चन है। तो उसके जो है 3 है इसके। सबसे पहला तो है एजुकेशनल डायरेक्शन, कौन सा है इसका, एजुकेशनल डायरेक्शन। फिर है इसके 5 दे रखे हैं, एजुकेशनल डायरेक्शन, एजुकेशन थ्योरी, एजुकेशनल मेजरमेंट, एजुकेशनल इवेल्युएशन, एजुकेशनल कंट्रोल। तो हम ये 3 चीज़ें हम इसमें देखते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट में। एक तो एजुकेशनल डायरेक्शन हो तभी तो मैनेजमेंट होगा, डायरेक्शन करेंगे। उसके बाद तो मैनेजमेंट में तो होता है डायरेक्शन करते हैं कि ये करो वो करो, मैनेजमेंट का तो काम होता है, डायरेक्शन करेंगे। उसके बाद हम एजुकेशनल इवेल्युएशन करेंगे और इवेल्युएशन करने के बाद में एजुकेशनल कंट्रोल करेंगे। तो उसका जो आंसर है वो सी है, A, D और E। अब है पिक इनकरेक्ट करिकुलम अप्रोच एंड रिलेटेड फिलोसफी कॉम्बिनेशन। आप इनकरेक्ट करिकुलम अप्रोच और रिलेटेड फिलोसफी कॉम्बिनेशन को बताइए। जैसे कि सब्जेक्ट एरिया अप्रोच के सामने लिख दिया हमने रियलिज्म, ब्रॉड फील्ड अप्रोच के सामने लिख दिया हमने आइडियलिज्म, ये भी सही है, ये भी सही है। और सोशल प्रॉब्लम अप्रोच के सामने लिख लिया कंस्ट्रक्शनिज्म, ये आप जानते ही हैं कि कहाँ का है, सोशियोलॉजी से संबंधित जो हमारे पोर्शन है उससे है। इमर्जिंग इंडिया अप्रोच पॉजिटिविज्म, तो ये गलत है, डी गलत है इसमें। इमर्जिंग नीड्स अप्रोच जो है पॉजिटिविज्म से नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें किन किन स्टेप्स को मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो हमें इस तरह से रखते हैं, वो सीक्वेंस में ऐसे लगाएंगे कि सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये समस्या हमारे सामने है। फिर उसके बाद करेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने समस्या ली और समस्या लेने के बाद में हमने जो है उसको फिर समस्या लेने के बाद में फिर हमने उसको मॉडल को डेवलप किया, डेवलपमेंट ऑफ मॉडल। उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर सोल्व द मॉडल, उसको मॉडल को हल करेंगे। उसके बाद इंटरप्रिटेशन द सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे मॉडल का, और फिर इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन करेंगे और इसका करेंगे इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका आंसर हो गया सी का, BACDE 27th का हो गया। 28th, अरेंज द फॉलोइंग एज पर डेज फोन ऑफ एक्सपीरियंस
ऑन ए कंटिन्यूम फ्रॉम डायरेक्टनेस टू इनडायरेक्टनेस, निम्न को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के निरंतर के रूप में डेल के अनुभव शंकु के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, कॉन्ट्राविड एक्सपीरियंस, फील्ड ट्रिप्स, डेमोन्स्ट्रेशन, डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस। तो इनको हम लगाना है, कैसे लगाना है, तो अरेंज करना है इनको। तो अरेंज करेंगे हम ऐसे, देखिए सबसे पहले आएगा डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस, डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस, ई सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा सी। फिर हम जाएंगे क्षेत्र भ्रमण के लिए, तो आ जाएगा फील्ड ट्रिप। फिर जाएंगे हम डेमोन्स्ट्रेशन, फिर हम क्षेत्र भ्रमण करेंगे, फिर करेंगे हम प्रदर्शन, और उसके बाद में ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, नाटकीय सहभागिता करेंगे, और फिर करेंगे हम कंट्रोवर्ड एक्सपीरियंस, काल्पनिक अनुभव। तो ये हो गया इसका आंसर सही, ECBAD। ठीक है। अब हो गया मेटाकोग्निटिव रेगुलेशन डिस्क्राइब हाउ लर्नर्स डैश एंड डैश देयर कोग्निटिव प्रोसेस। मेटाकोग्निशन रेगुलेशन में हम किस तरीके से हम क्या करते हैं, मतलब कि किस तरह से चिंतन चलता है हमारा। तो सबसे इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, मॉनिटर, सुपरवाइज, ऑब्जर्व, प्रैक्टिस, कंट्रोल। तो सबसे पहले तो हम करते हैं मॉनिटर, और उसके बाद करते हैं हम कंट्रोल। पहले तो हम देखते हैं कि हमारे दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, और फिर उसको कंट्रोल करते हैं, तभी हमारा मेटाकोग्निटिव होता है। ठीक है। रेगुलेशन, मेटाकोग्निटिव रेगुलेशन है ना, तो तभी जो है हम मेटाकोग्निटिव रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन उसको चलाते हैं, मतलब मेटाकोग्निटिव को चलाते हैं, अपने जो है थॉट्स को चलाते हैं जो हमारे दिमाग में चलते हैं। अब आ गया मैच फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। ये आ गया हमारा 30th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ब्लैक एंड माउंटेन्स मैनेजरियल ग्रिड, ये आ गया हमारा एजुकेशन मैनेजमेंट लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले यूनिट से। ब्लैक एंड माउंटेन्स मैनेजरियल ग्रिड हर्सी एंड ब्रांचार्ड मॉडल है, इसमें फील्डर्स कॉन्टिजेंसी मॉडल है, लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल है। तो इन्होंने गलत दिए गए हैं, तो हम लेकिन सही आंसर ही उनके सामने बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो ब्लैक एंड माउंटेन्स मैनेजरियल ग्रिड के सामने आ जाएगा हमारा ए का थर्ड सेल्फ असेसमेंट टूल। ब्लैक एंड माउंटेन्स मैनेजरियल ग्रिड के सामने आएगा सेल्फ असेसमेंट। बी के सामने आ जाएगा हमारा फोर्थ लीडर्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। सी के सामने आ जाएगा सेकंड लीडर्स एंड फॉलोअर्स डेवलप यूनिक रिलेशनशिप। और डी के सामने आ जाएगा हमारा फर्स्ट लीडर्स मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। तो आ जाएगा ग्रुप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन लीडर्स स्टाइल। तो ये आंसर इसका सही है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन और डी का सेकंड। ठीक है। तो ये उसमें से था। और अब जो है ये क्या आपके जो नेट PYQ आप ख़त्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट करेंगे हम 30 से लेकर 40 तक नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है ना। यूँ ही लगातार पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम को पास कीजिए अच्छे नंबरों से, है ना। नेट भी करिए, GRF भी करिए, नेट भी करिए। मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ईश्वर आपके साथ है। बाय बाय।